नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज मंडे है, 10 अगस्त 2020 है और दिन की शुरुआत करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम साहब के कोट के साथ। डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विथ सेल्फ रिलायंस। यहाँ पर हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में ही नहीं, इस चीज़ को हमारे जीवन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा, ये एक बहुत ही बुरी आदत है। राइट बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसका एक लॉन्ग लिस्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाना खाने के बाद अपनी डिश जो हैं वो उठाकर जो वॉश बेसिन है वहाँ पर भी नहीं ले जाते। तो ऐसी जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ये चीज़ें दूसरे लोगों से करवाते हैं तो आज ही उन सारी चीज़ों को खुद कीजिए। ये बहुत सारे लोगों को शायद पसंद ना आए या फिर ये लगे कि दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। दैट इज़ नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, दैट इज़ ट्रेनिंग योर माइंड। आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं। वे सारे काम जो हर किसी को पसंद हैं, ऐसे काम तो हर कोई कर लेगा, लेकिन एक जो ट्रेंड दिमाग है वो वे सारे काम भी करेगा जो काम दूसरे लोगों को पसंद नहीं है। 95% लोग जो हैं वो वही काम करते हैं या फिर वही कर पाते हैं जो उनको पसंद है, लेकिन टॉप 5% के जो लोग हैं वो वे काम भी करेंगे जो शायद हमें वेस्ट ऑफ टाइम लगे या शायद हमें थोड़ा करने में आलस आए, लेकिन वो काम करना जो है वो हमारे दिमाग को ट्रेन करने के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर स्मार्ट कोर्सेज बनाए हैं। ये स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर चल रहा है इंडिपेंडेंस डे सेल। तो इस सेल में आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं टोटल 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। 2 आर्टिकल्स केरला में जो दुर्घटना हुई है, एयरक्राफ्ट क्रैश जो हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने। इट्स अबाउट इंडिया एंड यूएसए। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंगल्स यहाँ पर हमें पढ़ने को मिल रहे हैं। फिर कुछ दिनों पहले हमने न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात की थी। आज कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को एड ऑन के तौर पर देखेंगे। और लास्ट में एक ऐसा आर्टिकल है जो सच में हमें सोचने पर मजबूर करता है। हर जगह पर हमारे ऊपर नज़र रखी जा रही है, हमारा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और फिर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स। ट्रेजिक एविएशन एक्सीडेंट एट कोझिकोड एयरपोर्ट, ये केरला में है, और 18 यानी कि 18 लोगों की जान इसमें चली गई है। जो पायलट थे वो काफ़ी केपेबल थे, इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर रह चुके हैं। ऐसे एक रिटायर्ड पायलट जो हैं, उन्होंने 2 बार कोशिश की। मीन्स एक बार कोशिश की, प्लेन लैंड नहीं हो पाया। दूसरी बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन ये जो काजीकोड का एयरपोर्ट है ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है। अब इसका मतलब क्या है टेबल टॉप? व्हाट इज़ टेबल टॉप? टेबल टॉप यानी कि एक जो टेबल होता है उस अगर आप ऐसा देखें कि एक टेबल की तरह एक एयरपोर्ट है, तो ये आपका रनवे है, समथिंग लाइक दिस ऑन योर स्क्रीन। ये इंडियन एक्सप्रेस का इन्फोग्राफिक है। ये एग्जैक्ट इन मीन्स ये आपकी समझ के लिए मैंने यहाँ पर रखा है कि देखिए ये है, मान लीजिए कि ये एज फार एज आई नो यहाँ तक आपका प्लेन जो है वो रुक जाना चाहिए, इससे आगे आप नहीं जा सकते। तो अगर आपने प्लेन यहाँ पर लैंड किया लेकिन ब्रेक्स लगाई, नहीं रुका और फिर ऐसा अगर एयरपोर्ट है तो होगा क्या कि वो इवेंचुअली जाकर यहाँ पर गिर जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए कि यहाँ तक आपको स्टॉप हो जाना है, ब्रेक्स नहीं लगी, तो इवेंचुअली ये प्लेन जो है वो यहाँ पर गिर जाएगा या फिर इस जगह पर गिर जाएगा। तो टेबल टॉप एयरपोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी रिस्की होते हैं। ऊपर से बहुत ज़्यादा बारिश का जब टाइम होता है और बहुत ज़्यादा विंडी जब वेदर होता है तब भी प्लेन लैंड करना जो है वो काफ़ी रिस्की होता है। इश्यू ऑफ एविएशन सेफ्टी इन इंडिया। एविएशन सेफ्टी जो है इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न, और दुखद बात यह है कि जनरली स्पीकिंग, जैसे हमने फायर, जो कहीं पर आग लग जाती है, कहीं पर बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, कहीं पर कार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो ऐसे सारे इंसिडेंट्स जब होते हैं, रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं, जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है, तब एक चीज़ हमेशा सामने आती है कि भारत सेफ्टी को लेकर इतना अच्छा नहीं है। सेफ्टी को हम इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं देते हैं, क्योंकि वो कल्चर नहीं है। मैंने बार बार ये बताया है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है।
सेफ्टी, आपका देश, आपके वहाँ पर लोग, सेफ्टी जो है वो उतनी इम्पोर्टेंट, मीन सेफ्टी कल्चर के बिना पूरी नहीं हो सकती। एक सेफ एनवायरनमेंट तभी होगा जब सेफ्टी जो है वो आपके कल्चर का एक पार्ट हो। जब लेट्स से जिस देश में बहुत सारी ऑफिस में एग्ज़िट डोर ही नहीं होता है, जहाँ पर फायर फाइटिंग के लिए कोई चीज़ नहीं होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आप देखिए आग लग जाती है और गिर जाती है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि कोई सेफ्टी को लेकर। अभी हम अहमदाबाद के बारे में बात कर रहे थे, रिमेंबर न्यूज़ 2 दिन पहले 3 दिन पहले की एक न्यूज़ आइटम थी। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने शौक व्यक्त किया कि अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल में आग लग गई और 8 लोग जो हैं वो 8 पेशेंट्स जो हैं वो मर गए। तो ये बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स इसीलिए देखने को मिलते हैं बिकॉज सेफ्टी को लेकर हम इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, हम रिएक्टिव हैं। जब कुछ होता है उसके बाद हम सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया के बहुत सारे देशों में एविएशन सेफ्टी को लेकर क्या क्या चीज़ें हो गई है, तो उसको लेकर क्या हमारे पास कोई ऐसी टीम है क्या? अगर वो टीम है तो एक्टिवली वो टीम काम करती है? सिर्फ टीम बनाने से कुछ नहीं होगा, उस टीम को क्या रियल सपोर्ट मिलता है? ये सारे बहुत सारे से प्रश्न जो हैं उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं और आप भी कंज्यूमर हैं। आज नहीं तो कल या फिर अगले साल, यू नेवर नो, हम कहीं ना कहीं एयरवेज़ का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली एयरवेज़ के माध्यम से हमारे घर तक पहुंचती हैं जब चीज़ों को हम ऑर्डर करते हैं। तो सेफ्टी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं एक BBC ग्लोबल पॉडकास्ट को सुन रहा था सैटरडे को, राइट, सैटरडे इवनिंग को, लेट इवनिंग। तो मुझे पता चला कि 2010 में मैंगलोर में ऐसा ही, वहाँ पर भी टेबल टॉप एयरपोर्ट है और ऐसा एक इंसिडेंट हुआ। और 10 सालों में एविएशन सेक्टर में 10 साल में 2 इंसिडेंट होना जो है ये एक बहुत बड़ी बात है। ये मुझे नहीं पता था, मैंने अभी वो जो जब सुना तब मुझे पता चला कि अच्छा इंडस्ट्री में ये है, मीन्स उसके ऊपर पूरा एक रिपोर्ट था। लेकिन द थिंग इज़ के 10 साल में 2 एक्सीडेंट होना, दैट्स अ बिग थिंग, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। तो ये इंडिकेट करता है कि 10 साल पहले भी ऐसी ही सिचुएशन, टेबल टॉप एयरपोर्ट से एक प्लेन ऐसे गिर गया और उस टाइम पर आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों की, 150 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। इस बार हम लकी हैं कि प्लेन में आग नहीं लगी। अब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट का जो वॉइस रिकॉर्डर है उसको कलेक्ट रिकवर किया गया है। अब देखते हैं कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है उसको इसमें से क्या पता चलता है, और इसकी एक थरो इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए। और बेंगलुरु के बारे में बात करें तो उस टाइम पर पायलट की मिस्टेक थी, ऐसा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने बताया। एविएशन सेफ्टी के बारे में हमें और ज़्यादा काम करना होगा। इकोनॉमिक टाइम्स का एक रिपोर्ट देखिए, यहाँ पर एक RTI के माध्यम से इकोनॉमिक टाइम्स को ये पता चला कि 98% ऑफ एयरपोर्ट्स डिड नॉट इवन कैलिब्रेट द क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम इन अ टाइमली मैनर। 98% जितने एयरपोर्ट्स पर ये जो क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम्स हैं ये टाइम पर नहीं लगाई गई थी। ऐसी सिचुएशन भी आपको हमारे देश में देखने को मिलती है। शिमला का जो टेबल टॉप एयरपोर्ट है वहाँ पर सर्विस रोड भी नहीं है। इस रिपोर्ट में ये पता चलता है कि अगर कोई आग लग जाती है तो ये फायर फाइटर्स जो हैं वो सर्विस रोड का इस्तेमाल कर पाए, तो ऐसी कोई फैसिलिटी भी वहाँ पर नहीं है। और बहुत सारे ऐसे नियर मिसेस होते रहते हैं, बाल बाल बच जाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन इन सारे केसेस को इतनी ज़्यादा ये जो कहते हैं कि हम अटेंशन नहीं मिलता है, मीडिया की कोई ध्यान नहीं मिलता है, तो ये सारी चीज़ें फिर जब ऐसी कुछ चीज़ होती है उसके बाद हमारे सामने आती है। द गवर्नमेंट शो केसेस द वाइब्रेंसी ऑफ इंडियाज़ एविएशन मार्केट। उड़ान के बारे में सरकार ने काफ़ी उड़े देश का आम नागरिक, आई थिंक इट इज़ UDAN ओनली, नॉट UDAAN, इट्स UDAN, उड़े देश का आम नागरिक, ये जो एक योजना लॉन्च की है, इसमें अच्छी योजना है, राइट। योजना के बारे में बात करें तो इट्स गुड, लेकिन सिर्फ सेफ्टी मीन्स सिर्फ आप कम रुपए में ट्रैवल कर पाएँ, दैट्स नॉट सक्सेस। सेफ्टी भी उतनी होनी चाहिए। तो अब एक ट्रांसपेरेंट सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट्स की आवश्यकता है जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस फिर से एविएशन के ऊपर आ जाए। सेफ्टी डेफिसिट, ये आर्टिकल द हिंदू का है। द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री शुड मेक ए फुल डिस्क्लोजर ऑन द टेक्निकल एविडेंस गैदर्ड, द इंटीग्रिटी ऑफ विच विल बी स्क्रूटनाइज्ड बाय सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड।
पूरी दुनिया से, ये जो एविएशन सेक्टर है इसमें ऐसा है कि एक कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो पूरी दुनिया जो है उससे सीखती है। और क्या मीन्स बहुत सारे देश ऐसे हैं कि, और जो कहते भी हैं कि सबसे होशियार अगर कोई व्यक्ति है, सबसे स्मार्ट अगर कोई है, तो वो दूसरे दूसरे लोगों की मिस्टेक में से अगर आप सीखें, देन यू आर स्मार्ट। किसी ने कुछ गलती की और ज़रूरी नहीं है कि आप सारी की सारी दुनिया की गलती करें और फिर सीखें। ऑब्जर्वेशन से भी हम, किसी और ने कोई गलती की तो किसी और देश ने या फिर किसी और एयरक्राफ्ट में गलती हुई, जो भी हुआ उसमें से हम क्या सीख सकते हैं और कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए। इसको लेकर अगर हमारे पास टीम नहीं है तो हमें टीम बनानी चाहिए, राइट। एक ऑलवेज 24/7 365 डेज सेफ्टी के लेवल्स को कैसे हम इम्प्रूव करते जाएं, इसको लेकर हमें एक डेडिकेटेड टीम या फिर एक डिपार्टमेंट इसका होना चाहिए। द इंस्टेंस ऑफ एन एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन सफरिंग ए टेल स्ट्राइक, एक टेल स्ट्राइक भी हो गई थी सेम एयरपोर्ट के ऊपर लास्ट ईयर, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि इस प्रकार की छोटी छोटी रिपोर्ट्स जो है वो उसके ऊपर कोई ख़ास इतना ध्यान भी नहीं देता है। और जैसे मैंने बताया और आपको पता भी होगा कि ख़राब अगर मौसम है तो बहुत सारे ऐसे रेन और विंड की वजह से बहुत सारे इश्यूज होते रहते हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आज का ये लेक्चर जो है आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी IQ के बारे में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। आप उनको जानते ही होंगे, सुब्रमण्यम स्वामी को, राइट। बहुत फेमस हमारे देश के पॉलिटिशियन हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और आई थिंक ऑक्सफोर्ड या फिर कोई ऐसी कैम्ब्रिज में, आई थिंक कैम्ब्रिज में वो पढ़ाते भी हैं, विजिटिंग प्रोफेसर का काम भी करते हैं। एनीवे, ये आर्टिकल जो है इसकी शुरुआत होती है इस इम्पोर्टेंट लाइन से कि एक वक्त था, 1940s की बात है, अर्ली 1940s की। उस टाइम पर USA के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और उन्होंने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को ये बताया कि आप भारत को आज़ाद कर दीजिए, आज़ादी के बाद भारत को एक मित्र बनाइए और विश्व युद्ध 2 में उनकी सहायता लीजिए। लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा करने से मना कर दिया। एनीवे, भारत ने आज़ादी जो है वो अचीव की, हमने आज़ादी जीती है, राइट। ये कोई हमें दान में नहीं मिली, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे से लोग कहते हैं कि ब्रिटेन जो है वो थक गया था और निकल गया। यस, ब्रिटेन थक गया था, लेकिन वो क्यों थक गया था? सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने कंटिन्यूसली इतने सारे हर्डल्स क्रिएट किए। उनको पता चल गया कि अब ये देश वो देश नहीं रहा जिसको हमने कॉन्कर किया था। अब यहाँ पर जन चेतना जो है एक अपने लेवल तक, अपने पीक पर पहुँच गई है। अब आप इस देश के ऊपर अपनी पकड़ जो है वो मजबूत नहीं कर पाएंगे। एनीवे, भारत को आज़ादी मिल गई, और आज़ादी के बाद भारत कोई ऐसा देश नहीं बना, क्रूर देश नहीं बना, भारत एक डेमोक्रेटिक देश बना। भारत ने फंडामेंटल राइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए, फ्री प्रेस, नॉन वायलेंस, बहुत सारी चीज़ें, ऐसे वैल्यूज़ जो हैं वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती हैं, जो 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया। उस टाइम पर USA ने यह सोचा कि ये एक बहुत ही अच्छा वक्त है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसको P5 भी कहा जाता है, बताइए उनके नाम, राइट। सारे के सारे 5 नामों को आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। यहाँ पर 2 नाम तो आपके सामने होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप 5 के 5 नाम जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ऐड करें। तो ये जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है, अब आप वीटो पावर क्या है वो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं, मीन्स हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नए स्टूडेंट्स हों, तो वीटो पावर ऐसा है, ये 5 जो भी मेंबर हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेट्स से 1 2 3 4 और 5, ये 5 मेंबर्स ने मिलकर, मान लीजिए कि किसी 2 मेंबर्स ने ये तय किया या फिर किसी एक मेंबर ने ये तय किया, लेट्स से कि 1 ने ये तय किया कि 1 जो है वो Z के ऊपर, Z कोई एक देश है जिसके ऊपर ये अटैक करना चाहता है, तो ये प्रस्ताव रखेगा यहाँ पर कि भाई मैं इनके ऊपर अटैक करना चाहता हूँ, या फिर कोई दूसरा देश जो है वो अटैक करना चाहता है। लेट्स से कि Y की सिचुएशन, Y Z के ऊपर अटैक करना चाहता है,
इसमें से कोई देश इन्वॉल्व नहीं है, तो सारे देश कहेंगे कि हाँ भले अटैक करे तो ये हो जाएगा। अगर एक भी देश कहे नो, ये वीटो पावर है, एक भी देश कहे नहीं, तो ये फिर ये सभी देशों को मिलकर वाई को रोकना होगा। सेम थिंग अप्लाइज टू वन एज वेल। अगर वन अटैक करना चाहता है और बाकी के देश या फिर एक देश भी ऐसा कहे कि नहीं आप नहीं कर सकते, तो फिर वो नहीं हो पाएगा, दूसरे देशों को रोकना पड़ेगा। तो इतना ताकतवर है ये वीटो पावर। तो यूएसए ये चाहता था कि ये वीटो पावर जो मीन्स चाइना जो है उसकी जगह पर भारत को वीटो पावर दिया जाए, भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अकॉर्डिंग टू ए रीसेंट स्टडी बाय डॉक्टर एंटोन हार्डर, ये जो एंटोन हार्डर हैं उन्होंने एक स्टडी की है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चाइना, न्यू एविडेंस रिगार्डिंग यूएस प्रपोजल टू नेहरू फॉर ज्वाइनिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वर्किंग पेपर #76 और वुड्रो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स, ये वॉशिंगटन डीसी यूएसए, मार्च 2015। ये पूरा रेफरेंस दिया है, एकेडमिक रेफरेंस, जो एक प्रॉपर जो रेफरेंस दिया जाता है, तो ये सारा रेफरेंस दिया है। और आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये एक लिंक भी है इस आर्टिकल को। ऑफकोर्स आपने हिंदू को सब्सक्राइब किया होगा, तो इस आर्टिकल के लिंक को क्लिक करके आप फिर इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं अगर आप इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो उस टाइम पर यूएसए के जो यूएसए का जो प्रेसिडेंट हाउस हैं, उन्होंने हमारे भारत के उस टाइम पर यूएसए के जो एम्बेसडर थे, इंडियन एम्बेसडर टू यूएसए, मिस विजया लक्ष्मी पंडित, ये जवाहरलाल नेहरू जी के बहन थे, तो उनको बताया, राइट, अक्टूबर 1950 में मिसेस पंडित रोट टू हर ब्रदर फ्रॉम वाशिंगटन डीसी, ये हैं मिस पंडित या फिर मिसेस पंडित। तो उन्होंने ये पत्र लिखा अपने भाई प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को, और उन्होंने अपने पत्र में ये बताया कि यूएसए जो हैं वो चाइना को परमानेंट मेंबरशिप से निकाल कर भारत को परमानेंट मेंबरशिप देने की बात कर रहा है। तो उसके रिस्पॉन्स में नेहरू जी ने ये बताया कि हम ये चीज़ करना नहीं चाहते, ये बहुत ही बुरा होगा, चाइना को निकाल कर हम वहाँ पर जाएं, ये उनके साथ धोखा है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो चाइना परमानेंट मेंबर ही रहा। 1953 में भारत के रिलेशन सोवियत यूनियन और चाइना के साथ थोड़े इंक्रीज़ हो गए, और इसी चीज़ को लेकर फिर यूएसए ने पाकिस्तान को अपना दोस्त बना लिया। पाकिस्तान का ये कोई पाकिस्तान की कोई ऐसी कैपेसिटी ही नहीं थी कि वो डिफेंस में इतना आगे बढ़ जाए, लेकिन यूएसए ने बहुत सारे पैसे दिए, बहुत सारी मदद की, आर्म्स दिए, बहुत सारी चीज़ें की, और धीरे धीरे फिर पाकिस्तान जो है वो ये ख्वाब देखने लगा कि वो भारत को हरा देगा। और फिर हमारे 3 युद्ध भी पाकिस्तान के साथ हुए, वो कहीं ना कहीं उसके रूट्स जो हैं वो आपको इसी टिल्ट की तरफ, जब हम सोवियत यूनियन और चाइना की तरफ थोड़े झुकने लगे, तो यूएसए जो है वो पाकिस्तान को अपने पास खींचने लगा। बहुत सारी ऐसी गलतियां हमने की हैं, और इन सारी गलतियों से हमें सीखना चाहिए, और आज शायद हम धीरे धीरे सीख भी रहे हैं। देखिए, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं डेमोक्रेटिक पार्टी राइवल और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जॉय बिडेन साहब ने ये बताया है, उन्होंने भारत सरकार को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है, ये सारी चीज़ें की हैं। और कहीं ना कहीं इस लेटर में हमें ये भी देखने को मिलता है कि अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो एटलीस्ट ट्रंप जो हैं वो प्रो इंडिया है कंपेयर टू जो बिडेन, हु इज़ कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स उनके प्रो चाइना ज़्यादा हैं कंपेयर टू प्रो इंडिया। यहाँ पर आज वक्त आ गया है कि हम यूएसए के साथ और ज़्यादा रिलेशनशिप को मजबूत करें। यूएसए के साथ हमारे रिलेशनशिप हमेशा गिव एंड टेक के रहे हैं और गिव एंड टेक के ही रहेंगे। 1991 का एक किस्सा जो है वो यहाँ पर सुनाते हैं ये जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, वो बताते हैं कि उस टाइम पर 1991 की बात है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर चंद्रशेखर। उस टाइम पर हमारे पास पैसों की कमी थी, ये सारी सिचुएशन चल रही थी, तो यूएसए की एक रिक्वेस्ट थी कि जो उस टाइम पर ये जो गल्फ़ वॉर चल रहे थे, फर्स्ट गल्फ़ वॉर, तो इराक ने कुवैत के ऊपर ये जो एरोप्लेन या फिर एयरलिफ्ट नाम का जो फिल्म है अक्षय कुमार का, वो शायद आपने देखा ही होगा, बहुत ही अच्छी फिल्म है। तो ये जो इराक के ऊपर कुवैत ने चढ़ाई कर ली थी और यूएसए मदद कर रहा था। तो यूएसए के प्लेन्स जो हैं वो फिलीपाइंस, यहाँ पर फिलीपाइंस है, लेट्स से यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, तो फिलीपाइंस से उड़कर जब जा रहे थे तो उनको यहाँ पर रिफ्यूलिंग की आवश्यकता थी।
तो इंडिया उसके बारे में पेंडिंग एक रिक्वेस्ट थी यूएसए की। यूएसए चाहता था कि रीफ्यूलिंग के लिए परमिशन दी जाए, और बदले में भारत ने कहा कि हमें चाहिए $2 बिलियन, राइट। ये पैसे जो हैं वो एक रीज़नेबल रेट पर होने चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और फिर ये इसमें हमने एग्रीमेंट कर दिया कि चलो ठीक है, आप रीफ्यूलिंग कर लीजिए, हम जो हैं वो हम आपसे पैसे ले लेंगे कुछ। तो ये गिव एंड टेक हुआ उस टाइम पर। तो आज हमें कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ चीज़ें हमें उनको देनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए का जो हार्डवेयर है, मिलिट्री हार्डवेयर, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, तो वो उसकी हमें आवश्यकता है, लेकिन हमें यूएसए के ट्रूप्स की आवश्यकता नहीं है। हम चाइना के साथ अकेले लड़ सकते हैं, हमें उसमें यूएसए के सोल्जर्स की आवश्यकता नहीं है, हमें यूएसए के हथियारों की आवश्यकता है। फिर यूएसए और इजराइल जैसे देशों की मदद से हम साइबर वॉरफेयर, सैटेलाइट मैपिंग ऑफ चाइना पाकिस्तान, intercepts of electronic communication, hard intelligence on terrorists, controlling the military and ISI ऑफ पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें हम इन दोनों देशों के साथ मिलकर कर सकते हैं। यूएसए अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड के डेवलपमेंट में हमारी मदद कर सकता है, जिससे हम इसको एक नेवल और एयरफोर्स बेस बना सकें। थोरियम यूटिलाइजेशन, हमारे देश में थोरियम बहुत ज़्यादा है, यूरेनियम नहीं है। तो थोरियम जो है, तो थोरियम से अगर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाए तो हमारा देश जो है वो नंबर 1 बन जाएगा। तो थोरियम यूटिलाइजेशन की टेक्नोलॉजी चाहिए, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, ये सारी टेक्नोलॉजीज हमें चाहिए। हमें वॉलमार्ट और वहाँ की उनकी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें ये सारी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर चाहिए। भारत भी बहुत सारी चीज़ें उनको बेच सकता है, जैसे कि दूध हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं। फिर यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी ये भी कहते हैं कि धीरे धीरे हमें भारत और डॉलर, भारत का हमारा जो रुपया है और यूएस डॉलर है, उसके बीच में जो एक डिफरेंस है उसको धीरे धीरे कम करके 35 रुपीज़ ए डॉलर तक पहुँचना है, और फिर 10 रुपीज़ ए डॉलर, ये हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि इतना डिफरेंस होना चाहिए। और तिब्बत में, हांगकांग में, ताइवान में हमारे ट्रूप्स को नहीं भेजेंगे हम, राइट, ऐसा हमें क्लियरली यूएसए को बता देना चाहिए। तो ये कुछ गिव एंड टेक के बारे में उन्होंने बात बताई। और लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया है ट्राइलेटरल कमिटमेंट के बारे में, कि अगर हमें विश्व शांति चाहिए तो 3 देश, इंडिया, चाइना और अमेरिका, ये तीनों को मिलकर विश्व शांति के लिए काम करना होगा। दोनों इसमें से कोई भी 2 देश अगर झगड़ते रहेंगे तो फिर इश्यूज बढ़ते रहेंगे। फिर बात करते हैं न्यूक्लियर रिस्क के बारे में। देखिए, कुछ दिनों पहले ही हमने जापान के बारे में बात की थी और बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो उन सारे पॉइंट्स को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो मैं चाहता हूं कि पिछले कुछ 2-3 दिनों के लेक्चर्स जो हैं वो आप देख लीजिए, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद मेरी टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पर पीडीएफ्स हैं। पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के बाद वो डेट फाइंड कर लीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए। जो सबसे बड़ा रिस्क है न्यूक्लियर यूज़ को लेकर वो है मिसकैलकुलेशन एंड मिसपरसेप्शंस। इराक में क्या हुआ था, जैसे मैंने बताया कि टोनी ब्लेयर और कौन थे ये, बुश, राइट, जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट बुश और टोनी ब्लेयर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बहुत सालों के बाद इस चीज़ को माना है कि उनके पास MI6 और CIA ने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, उनको इन्फॉर्मेशन जो थी वो गलत थी, और फिर उन्होंने सदाम हुसैन के देश के ऊपर अटैक किया। तो ऐसे मिसकैलकुलेशन और मिसपरसेप्शन से भी कोई देश जो है वो न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर सकता है और उसके बाद तबाही ही तबाही देखने को मिलेगी। मीडियम साइज़ अगर बॉम्ब भी यूज़ किया जाए तो भी पानी, फिर खाना पीना, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, बहुत सारी चीज़ों को ये तहस महस कर देगा ये न्यूक्लियर वेपन। जब कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तो उस टाइम पर बहुत सारी ड्रिल्स होती थी, न्यूक्लियर ड्रिल्स। तो कभी भी, जैसे आज हम इतने ज़्यादा एक्टिव या फिर अवेयर नहीं रहते, लेकिन आप सोचिए कि अगर आप ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर एनी टाइम कभी भी एक सायरन बजेगा, और सायरन बजने के बाद आप जहाँ पर भी हैं, अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप स्कूल में हैं, हॉस्पिटल में हैं, आपके घर में हैं, तो आपके घर में होगा एक अंडरग्राउंड रूम, हॉस्पिटल्स में भी ये चीज़ें होगी। तो लोग जो हैं वो जब भी सायरन बजेगा तब वो वहाँ पर चले जाएंगे, छुप जाएंगे। तो ऐसी ड्रिल्स होती थी, न्यूक्लियर ड्रिल्स, राइट, ताकि लोगों को प्रिपेयर किया जा सके। तो ऐसे ड्रिल्स की वजह से ये सेफ्टी के लिए होती थी, लेकिन इन चीज़ों से लोगों के ऊपर एक जो हम कहते हैं लटकती हुई तलवार जैसी सिचुएशन थी।
तो फिर धीरे धीरे लोगों ने प्रेशर क्रिएट किया, लोग जो है ना बोलने लगे कि भाई ये न्यूक्लियर वॉर क्या है, हमें नहीं चाहिए ये न्यूक्लियर वेपन्स एंड थिंग्स। तो धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर प्रेशर आया और फिर ग्लोबल लेवल के ऊपर इसके बारे में डिस्कशन होने लगी। आज क्या हुआ है, आज न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उसके बारे में मीन्स हमें पता है, हमारे पास है, लेकिन इसकी अवेयरनेस, वो जो फीलिंग आती थी कोल्ड वॉर के टाइम पर लोगों को, जो भय था, वो भय नहीं है। तो उस भय को पैदा करना मीन्स वो गलत बात नहीं है, यहाँ पर एक पॉजिटिव भय है। और एक ये भय भी मीन्स देखिए, फियर जो है वो अगर आपको आगे बढ़ने से रोके तो वो गलत है, लेकिन फियर अगर आपको नीचे बैठा दे तो फिर वो गलत फियर है। लेकिन फियर से कोई फ़ायदा होता है, कोई आपके ऊपर पत्थर फेंक रहा है और आप ऐसे ही खड़े हैं, तो दैट इज़ नॉट फियर, दैट इज़ फुलिशनेस। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। सेम थिंग, अगर इंसानियत को बचाना है, इस दुनिया को पीसफुल रखना है, तो मीडिया जो है, क्रिएटिव मीडिया, इसमें स्टोरी लिखने वाले लोग भी आ गए, एजुकेटर्स आ गए, हम सब इसके पार्ट बन सकते हैं। अगर हम क्रिएटिवली अवेयरनेस जनरेट करें तो फिर धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट होगा और ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। एट स्टेक इज़ आवर बॉडीली इंटीग्रिटी, एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आज हर जगह पर आप जाएँ, CCTV कैमरास अवेलेबल हैं। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे भी हैं, प्रूवन मीन्स बाद में पता चलता है कि चलो किसी ने क्राइम किया तो वो व्यक्ति, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, अगर आप में से कोई एडवोकेट है तो आपको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा, जहाँ तक मुझे पता है ये सारे जो मीन्स एविडेंस हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, यानी कि कोर्ट इसको मानती नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। आई होप आई एम रॉन्ग, अगर ऐसा गलत मैं बोल रहा हूँ जो वो गलत हो तो ही अच्छा है कि कोर्ट CCTV के फुटेजेस को भी ना माने, लेकिन आई थिंक दिस इज़ हाउ इट इज़, ऐसा कुछ है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। तो यहाँ पर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, थोड़ा ढूंढ लीजिएगा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हर जगह पर हमारा डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। आप मोबाइल फ़ोन में किसी को डायल करें, वो डेटा भी जनरेट होता है, आप क्या बात करते हैं वो भी कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। और कहीं पर ड्रोन्स हैं, कहीं पर मीन्स आप कहीं पर भी जाइए, आपको हर जगह पर कोई ना कोई आपके ऊपर नज़र। एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपने स्मार्ट वॉच पहनी है तो आपकी हार्ट बीट कितनी है, आप कितना सोते हैं, ये सारा डेटा भी कलेक्ट किया जा रहा है। कॉन्स्टेंट डेटा कलेक्शन हमारा होता रहता है, या तो कोई कंपनी कर रही है या सरकार कर रही है, राइट। तो हमारी जो एक इंटीग्रिटी है, हमारी जो ऑटोनॉमी है, हमारी जो डिग्निटी है, आज भले ही हमें लगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ सालों पहले यही होता था कि किसी को ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, जब भी वो कुछ टेक्स्ट मैसेज करते थे या फिर वीडियो कॉलिंग करते थे या फिर फ़ोटोज़ क्लिक करके शेयर करते थे। फिर पता चला कि इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। अभी हैदराबाद का एक किस्सा है, कोविड-19 की अवेयरनेस क्रिएट करने के चक्कर में किसी व्यक्ति ने या फिर किसी ग्रुप ने ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनके डेरोगेटरी पोस्टर्स लगा दिए और बताया कि इनके साथ इंटरेक्शन करने से आपको कोविड-19 हो सकता है। आप सोचिए, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ह्यूमिलिएशन जो है वो होता रहता है। और कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो अपने जो भी कोई व्यक्ति हैं, उनकी एक प्राइवेट लाइफ है, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पर हैं, अपने फैमिली के साथ कहीं पर हैं और उनकी तस्वीरें खींची जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर देती हैं। मीन्स कॉन्स्टेंटली अगर आपके ऊपर एक कैमरा है तो आप पूरा जीवन नहीं खुल के नहीं जी पाते, तो ये चीज़ होती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं आज एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट करेगा, आज इसको लॉन्च करेंगे। और इससे यहाँ पर देखिए कनेक्टिविटी आएगी, वहाँ पर 4G सिस्टम हम ले पाएंगे, फिर टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, बहुत सारी ई-कॉमर्स की अपॉर्चुनिटीज़, टूरिज़्म यहाँ पर बूस्ट होगा, जॉब्स जनरेट होगी, तो इसका फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और ये 6th इंस्टॉलमेंट है PM किसान स्कीम का, उन्होंने लॉन्च किया। और ये जो 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसका इस्तेमाल पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज हैं या फिर जो भी स्टोरेज की फैसिलिटीज़ हैं, इन सारी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा और लोन्स भी दी जाएगी बहुत सारी एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को। भारत सरकार ने यह तय किया है कि 101 जितनी आइटम्स हैं, डिफेंस आइटम्स को फेज्ड मैनर में धीरे धीरे सरकार जो है वो परचेज़ करना बंद कर देगी, यानी कि फ़ॉरेन से हम चीज़ें नहीं परचेज़ करेंगे,
इन चीज़ों को भारत में हम पैदा करेंगे। तो CII ने, फिक्की ने इस स्टेप को लेकर भारत की काफ़ी मीन्स डिसीजन की प्रशंसा की है। भारत ने एक दिन में 7 लाख जितने कोविड-19 सैंपल्स को टेस्ट किया, दैट्स अ बिग अचीवमेंट। और 15 लाख लोग हमारे देश में रिकवर हो चुके हैं, दैट्स अ बिग अचीवमेंट। हेल्थ मिनिस्ट्रीज टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म 1.5 लाख लोग इसमें जुड़ चुके हैं। एक है ई-संजीवनी और एक है ई-संजीवनी OPD। रेलवे टू ऑब्जर्व क्लीनलीनेस वीक, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए क्लीनलीनेस वीक सेलिब्रेट करेगी रेलवे। और बेरूट एक्सप्लोजन जो है इसको लेकर US प्रेसिडेंट ने कुछ बताया है। ये रहा उसका डिटेल्ड रिपोर्ट कि प्रेसिडेंट ने सपोर्ट किया है। मीन्स ऑफ कोर्स उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रोटेस्ट करें, लेकिन उन्होंने कहा थरो इन्वेस्टिगेशन जो है इसके ऊपर होनी चाहिए। और डिजिटल इंडिया से हमारा देश जो है वो जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म हो रहा है और हमारी सोसाइटी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।